नमस्कार जी। मोड़ो कौन करो सर, जल्दी आओ, जल्दी आ गया। मिलीराम ये जो, हाँ, अजय मालीराम जाट बीकानेर से, प्रेम नौकवाल, सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। ओहो, 13 मिनट हो गई है क्या? तो 10 पे शुरू होनी थी क्लास, 13 पे शुरू हो गई है। सर सो रहे हैं जी? नहीं सो रहे हैं, आप सभी के लिए हाजिर है। सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि के साथ। जी क्लास नहीं दिख रही है सर, फटाफट आ जाओ। तो हूँ, बताइए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है या नहीं? शुरुआत करते हैं आज आपके सामने। यहां पर देखिए, दिल्ली पुलिस और जीडी, एसएससी जीडी जो है, उसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है उसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय और क्या है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो है उसकी बातचीत यहां पर करेंगे। कौन कौन सी घटनाएं उसमें पूछी जाती है, उन सभी पर बातचीत यहां पर करने वाले हैं जी। कैलाश जी, जय श्री, प्रेम जाट बीकानेर, ललित रेगर, तनुज शर्मा, सभी मित्रों को नमस्कार है। अब फटाफट आरंभ करते हैं। सीपी नारायण गुजर जी को भी नमस्कार, आपको सर हाथ जोड़कर नमस्कार है। चलिए बात करते हैं आज के सवालों की, और उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि क्लास जो है वो खास तौर पर अभी आगामी होने वाली बड़ी भर्ती परीक्षा एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस जो है उसको ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा सीईटी जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस जितने भी एग्जाम हैं जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आप आज की इस क्लास पर हम बात करेंगे। और ये क्लास रोजाना 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आयोजित होती है। चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आज के करंट अफेयर्स का आपके सामने है, उसको जरा देखिए क्या है। नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में है? यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि सभी लोगों को नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना के दर्शन करने चाहिए। तो आप बताइए, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए यहां पर बताइए, नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में बनी है? बताओ जरा, ठीक है? यहां पर नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में स्थित है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है? प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने क्या किया, ये आह्वान किया है कि भैया आप सब इसके दर्शन करिएगा, ठीक है? और प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जो है, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, जिसको हम लोग जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, वहां पर भी दर्शन करने के लिए एक बार देश की जनता से आह्वान किया था। उसके बाद पूरे देश भर के जो दर्शक हैं वो वहां पर क्या करने लगे, पहुंचने लगे। और आज एक बड़ा पर्यटक स्थल वो बन रहा है, जो कि केवड़िया में क्या है, स्थित है मेरे दोस्तों। तो यह नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना कहां है? यहां पर बिट्रिएट सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह बीएसएफ की एक बड़ी चौकी के रूप में बीएसएफ की तरफ से यह तैयार की गई एक सबसे बड़ी दर्शन परियोजना जो है वो इसको माना जा रहा है मेरे दोस्तों। किस राज्य में ये स्थित है ये बताइए? हाल ही में चर्चा में इसमें आई है, तो यह जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात के बारे में अगर बातचीत की जाए, गुजरात की राजधानी मेरे दोस्तों आपको पता होगा क्या है, गांधीनगर है। और यहां से अगर बातचीत की जाए तो यह एक तटीय राज्य है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यह तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? गुजरात है। जिसमें भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है, ठीक है? हाँ जी, तो यहां पर इस बात को भी आपको समझना है। इसके बाद में सबसे छोटी अगर तटीय सीमा के बारे में पूछा जाए तो गोवा वो है जहां पर सबसे छोटी तटीय सीमा जो है वो लगती है। गांधीनगर के अंदर अभी हाल ही में मेरे दोस्तों डिफेंस एक्सपो जो है, क्या है? डिफेंस एक्सपो इसका क्या किया गया? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भी यहां पर किया गया। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल जो है, 36वें राष्ट्रीय खेल, उनका भी आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में गुजरात के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा बड़ौदा जगह आपको पता होगी मेरे दोस्तों, बड़ौदा में अभी हाल ही में टाटा ग्रुप जो है, क्या है? टाटा ग्रुप जो है, इस टाटा ग्रुप के द्वारा भारतीय वायुसेना जो है उसके द्वारा नवीनतम विमान बनाने के लिए एक टाटा ग्रुप के द्वारा नया यहां पर जो संयंत्र है या फिर नया जो क्षेत्र है उसको क्या किया गया है, लगाया गया है, या नई कंपनी जो है वो स्थापित यहां पर की गई है। कहां पर? बड़ौदा गुजरात के अंदर।
इसके अलावा डीसा के अंदर, डीसा गुजरात जो है वो मेरे दोस्तों, ये भी आपको पता होगा, पश्चिमी बनास नदी जो राजस्थान से निकलती है उसके किनारे पर स्थित है ये डीसा। और यहां पर अभी हाल ही में वायुसेना की एक नया एयरबेस स्टेशन जो है वो क्या किया गया है, बनाया गया है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा इसके अलावा जो है वो एक जगह यहां पर है, मच्छू नदी का नाम आपने सुना होगा, मच्छू नदी जो है, इस मच्छू नदी के किनारे पर अभी हाल ही में यहां पर क्या हो गया, एक हादसा जो है वो हुआ, वो जो कि हैंगिंग ब्रिज था, वो हैंगिंग ब्रिज यहां पर टूट गया। इस वजह से यहां पर ये बड़ा हादसा गुजरात के अंदर अभी अभी हाल ही में हुआ था, आपको ये भी पता होगा। हाँ जी, चलिए ये सब लोग बात जानते हैं। इसके अलावा गुजरात का एकता नगर जो है वो खूब चर्चा में आता है। एकता नगर जो है, यहां पर क्या किया गया था, देश के विधि मंत्री जो है इनका सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया था। इसके अलावा देश के पर्यावरण मंत्री जो है, इन पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन भी कहां पर आयोजित हुआ था, एकता नगर गुजरात के अंतर्गत आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे आगे कौन सी बात है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र जो है, यहाँ कर आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। पहली वाटर रेल सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र से ही की गई थी, आपको ये भी पता रखना है। राजस्थान के बारे में तो हम रोज बात करते हैं, जयपुर यहाँ की राजधानी है, अशोक गहलोत जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए, जी ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर ये सब बातें मैंने इस संदर्भ में रिपीट आपके सामने कर दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जो है वो बातें समझ में आ गई होगी। राजस्थान के बारे में लगातार हम लोग हमेशा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में बात करते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, गुजरात है। और गुजरात विधानसभा के अभी चुनाव है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गुजरात विधानसभा के जो चुनाव है वो कितने चरणों में होंगे मेरे दोस्तों, 2 चरणों में गुजरात विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 2 चरणों में गुजरात विधानसभा जो है इसके चुनाव आयोजित किए जाएंगे। सबसे बड़ी तटीय सीमा लगती है, ये मैंने बता दिया है। और यहां पर जो सरक्रीक का क्षेत्र है, क्या है, सरक्रीक, सरक्रीक जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये सरक्रीक क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में जो है वो विवाद का विषय बना हुआ है। और इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है गुजरात की, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। हाँ, भूपेंद्र पटेल जो है वर्तमान में, भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जरा इसको बताइए। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? एक ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में सबसे बड़ी ट्रेन जो है, यात्री ट्रेन, वो चलाने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बना दिया है। ठीक है, चलिए यहां पर है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किस देश ने बनाया है? भारत में तो नहीं, भारत में वंदे भारत ट्रेन जरूर है। क्या है, वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन जो है इसके बारे में ध्यान रखना। और अभी हाल ही में 10 नवंबर से मेरे दोस्तों क्या किया जाएगा, आपको पता है, दक्षिणी भारत के लिए पहली ट्रेन चलेगी। दक्षिणी भारत के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन है, उसको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ये मैसूर तक जाने वाली है, लेकिन मैसूर जो है वो तो पहुंचेगी, लेकिन कहां से, चेन्नई से मैसूर के रास्ते, चेन्नई और मैसूर के मध्य चलाई जाएगी। कहां से होते हुए, बेंगलुरु होते हुए यह ट्रेन जो है वो जाएगी। मैसूर, बेंगलुरु और चेन्नई, इन स्थानों के बीच में दक्षिणी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ये कब चलाई जाएगी, तो 10 नवंबर 2022 को ये ट्रेन चलाई जाएगी भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी यात्री ट्रेन जो है वो चलाकर इसका विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। इसके हाँ, मालगाड़ी की अगर बातचीत की जाए तो भारत में विश्व की सबसे बड़ी मालगाड़ी जो है वो बनाने का विश्व रिकॉर्ड भारत के हाथ में है। डेनमार्क की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में ये वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में जल एवं पर्यावरण के लिए, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल एवं किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, अभी हाल ही में जल एवं पर्यावरण संरक्षण जो है उसके लिए, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए यहां पर डेनमार्क देश से क्या किया गया है, समझौता किया गया। राजस्थान जलदाय विभाग द्वारा, क्या है, राजस्थान जलदाय विभाग जो है, जलदाय विभाग जो है
उसके द्वारा क्या किया गया मेरे दोस्तों, राजस्थान जलदाय विभाग द्वारा डेनमार्क के साथ अभी जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता किया गया। यह सवाल वनपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। और राजस्थान में जलदाय विभाग के मंत्री जो है वो महेश जोशी जी हैं, ये भी पता होगा, महेश जोशी जो है वो हमारे इसके क्या है, मंत्री हैं। और इस विभाग के द्वारा अभी हाल ही में जो है वो पिंक कार्ड बनाने की या पिंक कैडर बनाने की जो शुरुआत है वो भी यहां से की गई है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो चलिए इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। फ्रांस के माध्यम से आपको यह समझना है कि फ्रांस देश से हमने क्या खरीदे थे, राफेल लड़ाकू विमान जो है वो खरीदे थे मेरे दोस्तों। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे किस देश ने, भारत देश ने। तो ये आपको समझ लेना है। चलिए, अभी हाल ही में ग्रुड 7 जो है, ग्रुड 7 जो है, इस अभ्यास का आयोजन कौन से दो देशों के बीच में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये राजस्थान जो है, यहां पर राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के कहां पर आयोजन हो रहा है, जोधपुर के अंदर ग्रुड 7 का आयोजन हो रहा है। और ये ग्रुड 7 जो है वो कौन से दो देशों के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है उसका जो है वो चलाने का काम कौन से देश ने किया है, तो स्विट्जरलैंड ने विश्व रिकॉर्ड इसका बनाया है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या बातचीत है आपके लिए। यहां पर अगला सवाल, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाने की आधारशिला हाल ही में कहां पर रखी गई है। यहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाने की आधारशिला हाल ही में कहां पर रखी गई है ये बताना है। उज्जैन में, वाराणसी में, इंदौर में, गांधीनगर में। देखिए वाराणसी जो है इसको एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी जो है, सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, ये समझना है, किया गया है, समझ गए। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया, वाराणसी को घोषित किया गया है। इसके बाद में इंदौर में अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इसका क्या किया जाएगा, आयोजन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। और इंदौर लगातार देश का स्वच्छ शहर रहने में पहला स्वच्छ शहर है, जो लगातार इतने वर्षों से स्वच्छता का यह प्रमाण प्राप्त करता आ रहा है। लगातार 6 बार स्वच्छ शहर का जो है वो पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, हाँ जी। वन रक्षक के लिए कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होगा। 6 महीने का करंट अफेयर्स, यानी 6वीं बार यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। और 17वां जो सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा विदेश मंत्रालय के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। विदेश मंत्रालय और प्लस क्या है, एमपी सरकार के प्रयासों से इसका आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, कहां से, नामीबिया से जो चीते लाए गए थे मेरे दोस्तों, वो नामीबिया से लाए गए चीतों को एमपी के कुना नेशनल पार्क में रखा गया था। कुना नेशनल पार्क है, वहां पर इनको क्या किया गया था, रखा गया था। तो कौन से नेशनल पार्क में रखा गया या पूना नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में बनाए जा सकते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में पूना नेशनल पार्क चर्चा का विषय बना है और ये पूना का नेशनल पार्क जो है वो ये कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। ये भी बात आपकी सही है कि इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतर्गत गुयाना जो है, गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्या होंगे, शामिल होंगे। चलिए, इसके बाद में गांधीनगर के बारे में हमने बात कर ली है। ये कहां की राजधानी है, गुजरात की राजधानी है। और यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इसका सही जवाब जो है वो मेरे दोस्तों उज्जैन है। उज्जैन भी कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनकी जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है, इनकी छतरी जो है वो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में उज्जैन में बनी हुई है। और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। किस पर, क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है उज्जैन। उज्जैन में क्या किया जाएगा, पहली वैदिक घड़ी लगाने की शुरुआत जो है वो यहां पर की गई है मेरे दोस्तों। हाँ, बोइंग 747 के द्वारा इन चीतों को लाया गया था। किसके द्वारा, बोइंग 747 जो है इस विमान के द्वारा क्या किया गया था, 8 चीते जो नामीबिया से है वो राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचाए गए थे। चलिए जी, ग्लोबल डिफेंस एक्सपो 2022 चेन्नई में होगा, ठीक बात है, वीरगादा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 4 नंबर। चौथा सवाल आपके सामने है, एक वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, उनका नाम बताइए आप। तो बस पहले भारतीय क्रिकेटर ऐसे कौन हैं जिन्होंने अभी हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो है वो कितने रन बनाने के पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या रोजर बिन्नी। देखिए विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया है, रोहित शर्मा जी ने भी ऐसा नहीं किया है। रोहित शर्मा वर्तमान में टीम के क्या है भैया, कप्तान हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दीपावली से पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो यादगार मैच बनाया उसमें विराट कोहली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव जो है वो इसका एकदम राइट आंसर है मेरे दोस्तों। सूर्य कुमार यादव ने अभी हाल ही में जो है वो ये कीर्तिमान स्थापित किया है और सूर्य कुमार यादव इसका सही जवाब है। रोजर बिन्नी जो है वो मेरे दोस्तों क्या किया गया है, बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया, रोजर बिन्नी को बनाया गया। किसके स्थान पर, सौरव गांगुली के स्थान पर। सौरव गांगुली जो है इनके स्थान पर बीसीसीआई का नया चेयरमैन रोजर बिन्नी को बनाया गया है, रोजर बिन्नी को बनाया गया है। और जय शाह जो है वो वर्तमान में इसके क्या है भैया, सचिव हैं। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राहुल द्रविड़ जो है, राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय टीम जो है उसके क्या है भैया, कोच हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। इसके अलावा अगर एमएस धोनी की बातचीत की जाए, MSDOHINI धोनी जो है इसकी अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना है ये मेंटोर है, मेंटोर जो है भारतीय टीम के मेंटोर कौन है, तो MS धोनी है। ये सब खिलाड़ी वो हैं जिनको आपको याद रखना है जी। शतरंज महासंघ जो है उसके उपाध्यक्ष के बारे में भी आप बता रहे हैं, अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। चलिए यहां सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में आने वाले भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो ये बने हैं। चलो जी अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां सवाल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन पर अपना फैसला दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, ये जरा बताइए। बहुत ही शानदार सवालों का कलेक्शन आपके लिए मैं रोजाना लेकर आऊंगा रात 9 बजे। आप अपने सभी मित्रों को जगा कर रखिएगा, इस बात की जिम्मेदारी आपकी है। और राजस्थान के किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास सुबह ठीक 6 बजे आती है, उसमें भी आप हाजिर हो सकते हैं, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस सवाल को। 103वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, EWS जो वर्ग है यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको 10% क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। किसके अंतर्गत मेरे दोस्तों, इसको दिया गया था शिक्षण संस्थानों में। कौन सी में, शिक्षण संस्थान जो है, संस्थान। ये सवाल पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में पूछो, चाहे शिक्षण संस्थानों प्लस सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी जो है उन दोनों में, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया था, 10% आरक्षण। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया था 15 क्लोज 6 के अंदर, सरकारी नौकरियों में दिया गया था 16 क्लोज 6 के अंदर। ये 2 आर्टिकल हैं जो आपको याद होने चाहिए। इनको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सितंबर 2022 के अंतर्गत क्या किया था मेरे दोस्तों, 5 जजों की एक क्या बनाई, संवैधानिक पीठ बनाई। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने क्या किया था, फिर उसके बाद 7 नवंबर 2022 को अपना फैसला सुना दिया और यह फैसला 3:2 से सुनाया गया। जिसमें विरोध में कौन कौन थे ये जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्तों। इसमें से रविंद्र भट्ट जो राजस्थान हाईकोर्ट में कभी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, रविंद्र भट्ट वो, और प्लस इसके अलावा CGI जो थे वो इसमें UU ललित थे, ये 2 इसके विरोध में थे। ये जरूर नाम याद रख लेने हैं दोनों के दोनों। और इस समय इसके अध्यक्ष जो है वो कौन रहे होंगे, तो CGI जिस पीठ में होते हैं वही उसके संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर नानकी पारदीवाला नहीं है, ठीक है, और यहाँ बेला त्रिवेदी नहीं है, UU ललित इसका सही आंसर होगा। तो इधर जो है वो आपको विपक्ष की अगर बातचीत पूछी जाए कि पक्ष में किसने बात कही थी कि भैया ये आरक्षण सही है, ये बात किस किस लोगों ने कही थी, तो भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है उसके 50वें CGI जो भारत के बनने जा रहे हैं
उनका नाम क्या होगा, इस पर भी हम अभी हाल ही में चर्चा करने वाले हैं। तो रविंद्र भट्ट, बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी जो है वो इधर वाली पक्ष में थी मेरे दोस्तों, पक्ष में बेला त्रिवेदी का नाम आता है। दिनेश माहेश्वरी और बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी, त्रिवेदी और पारदीवाला जो है, पारदीवाला, पारदीवाला, ठीक है, ये वाला और दिनेश माहेश्वरी जो है, दिनेश क्या है माहेश्वरी, ये तीन व्यक्ति इधर थे और 2 व्यक्ति इधर थे, ये आपको समझ लेना है। जी सुमन जी, आपको भी नमस्कार है। तो चलिए इसका सही आंसर यूयू ललित है, और ये फैसला सुनाने के बाद ये क्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो गए, ये आपको समझना है। और ये फैसला दिया कि भाई ये 110% आरक्षण जो दिया गया है, ये 10% आरक्षण जो है वो एकदम सही है, इसमें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहीं पर भी नहीं होता है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में देश के 50वें सीजीआई कौन बने हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ये सवाल आ ही गया है आपके सामने। तो देश के 50वें सीजीआई, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य सचिव, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय जो है उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है मेरे दोस्तों। जो सीजीआई होते हैं वो नालसा के संरक्षक होते हैं, क्या होते हैं, नालसा जो है उसके, नालसा के क्या होते हैं भैया, संरक्षक होते हैं। इस बात को भी आपको समझ लेना है। चलो तो बताओ जरा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जी हाँ डीवाई चंद्रचूड़ है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वीवाई चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जिस किसी सीजीआई के पिता पूर्व सीजीआई रह चुके हैं मेरे दोस्तों, ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी सीजीआई का बेटा वापस भारत का सीजीआई बनने जा रहा है। तो इसका सही आंसर है डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जो थे वो कौन थे मेरे दोस्तों, ये सन ऑफ है जो है वाईवी चंद्रचूड़, वाईवी चंद्रचूड़ जो है, चंद्रचूड़ ये पहले सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, और इधर पंकज मित्तल साहब जो है वो 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो किसके हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के हैं, राजस्थान हाईकोर्ट जो है इसके 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दिनेश माहेश्वरी, एनवी रमन्ना, एनवी रमन्ना इनसे पहले यानी 48वें भारत के सीजीआई कौन थे, एनवी रमन्ना थे। दिनेश माहेश्वरी अभी हाल ही में जो 5 जजों की पीठ बैठी है उस पीठ में पक्ष में अपना निर्णय सुनाने वाले जो जस्टिस थे उनमें से एक व्यक्ति ये थे, ठीक है। तो इन सब बातों को भी आपको याद कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है, ये जरा बताइए। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार, देखो मानव होने के नाते भी आपको कुछ अधिकार प्राप्त है। एक तो होता है मूल अधिकार और एक होता है मौलिक अधिकार, दोनों अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार तो एक ही, सॉरी, और मानवाधिकार अलग है। मानव होने के नाते जो आपको अधिकार प्राप्त है उनको क्या कहते हैं, मानवाधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के खिलाफ होते हैं, किसके खिलाफ, किसी राज्य के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, ये जो है वो क्या होते हैं, मूल अधिकार आप लोग कहते हैं। लेकिन हम तो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। मानव अधिकार किसी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं, देश की सीमाओं से परे होते हैं मानव अधिकार जो होते हैं वो। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष की बातचीत की जाए तो अरुण कुमार मिश्रा जो है, क्या है, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा जो है वो क्या है भैया, अरुण कुमार मिश्रा जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। एचएल दत्तू साहब जो हैं वो आपको पता है पहले रह चुके। जीके व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास इनका नाम है, जो कि जोधपुर से आते हैं। क्या नाम है, गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण और व्यास हैं। और गोपाल कृष्ण व्यास के बारे में ध्यान रखना, ये कहां से आते हैं, तो राजस्थान के जोधपुर जिले से इनका क्या है,
संबंध है। रंगनाथ मिश्र साहब जो हैं वो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछे तो रंगनाथ मिश्र का नाम आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, 10 दिसंबर को जो है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तमाम जानकारियां आप लोगों के पास है। राजस्थान में गोपाल कृष्ण व्यास का सवाल अब से पहले कई बार परीक्षाओं में जो है वो पूछा जा चुका है। रंगनाथ मिश्र जो है वो पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके क्या थे भैया, अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना है। तो एच.एल. दत्तू के बारे में भी जानते हैं, इससे पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में ए.के. मिश्रा साहब हैं। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये बताइए। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग जो है, केंद्रीय सूचना आयोग या राष्ट्रीय सूचना आयोग कह दो एक ही बात है, केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसमें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये बताइए। आपने आरटीआई एक्ट का बारे में पढ़ा होगा। आरटीआई एक्ट जो है इसके बारे में जरूर सुना होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आरटीई एक्ट अलग है और आरटीआई एक्ट अलग है। ये कब का है, तो ये 2005 का है। और आपने आरटीई एक्ट सुना होगा, वो 2000 कब का है, 9 का है। ये दोनों अलग अलग हैं। इसका संबंध शिक्षा से और इसका संबंध है सूचना प्रदान करने से है, ठीक है। हाँ जी, इसका संबंध किससे है, सूचना प्रदान करने से है। सूचनाओं की स्फूर्तगी जिसको कहते हैं, सही समय पर सही सूचना उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसी के तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं मेरे दोस्तों। यशवर्धन कुमार जी सिन्हा जी इसके अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है उसके अध्यक्ष डीबी गुप्ता जी है। देवेंद्र भूषण गुप्ता इनका पूरा नाम है। क्या है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता जो हैं वो वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखना ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है, सूचना आयोग, वहां पर मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो वो अजीत डोभाल हैं। आर हरि कुमार, इनको जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है आज नानक जी, आज आपको पता है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। गुरु नानक देव की जयंती आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और उसी स्वर्ण मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, जिस समय स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाला का जो है वो एक तरीके से कब्जा हो गया था, उस समय इंदिरा गांधी के प्रयासों से वहां पर उसको बचाया गया था। उस समय सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस आउटपुट देने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो उसका नाम अजीत डोभाल है। और आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पूरे देश का सबसे 2 नंबर का ताकतवर व्यक्ति जिसको कहा जा सकता है उसका नाम अजीत डोभाल है। ये भी आपको समझना है। आर हरि कुमार जो है वो भारतीय नौसेना जो है, क्या है, भारतीय नौसेना प्रमुख है। भारतीय नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो आपको जवाब देना है आर हरि कुमार है। और अभी हाल ही में क्वाड देशों का एक शिखर सम्मेलन जो कि कहां पर आयोजित हो रहा है, जो कि जापान में आयोजित हो रहा है, उसमें भाग लेने के लिए कौन गए, डॉक्टर आर हरि कुमार, ठीक है। आर हरि कुमार जो हमारे क्या हैं, तो ध्यान रखना ये हमारे हैं मेरे दोस्तों, ये भारतीय नौसेना प्रमुख हैं जो अभी जापान गए हैं। जापान में क्वाड देशों का जो है वो युद्धाभ्यास जो है वो यहाँ पर चल रहा है, उसमें भाग लेने के लिए गए। मालाबार युद्धाभ्यास जिसको अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है, मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, वो क्या है, हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ये बताइए। विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति कौन है। हाल ही में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को विधि आयोग के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये सब आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऋतुराज अवस्थी, एमएल सीतलवाड़, एसएम सीकरी, केटी संकरन,
कौन है जरा बताइए। तो इसका सही जवाब है मेरे दोस्तों ऋतुराज अवस्थी जो है, इनको लंबे समय बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी आपको ध्यान रखना है। और इसमें केटी शंकरन जो है इनको सदस्य के तौर पर शामिल किया गया, विधि आयोग में सदस्य के तौर पर इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यहां पर एसएम सीकरी का नाम आपने सुन लिया, तो एसएम सीकरी के बारे में आपको पता होगा। केशवानंद भारतीवाद आपने संविधान में सुना होगा, केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 का, कब का है, 1973 का केशवानंद भारतीवाद जो है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये केशवानंद भारतीवाद जो है, इसका फैसला देने वाली 11 न्यायाधीशों की जो संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, उस संवैधानिक पीठ के जो अध्यक्ष थे वो एसएम सीकरी साहब थे। ये भी आपको पता होना चाहिए जी। हाँ जी शीतलवाड़ जी, पहले महान्यायवादी, आपको ये भी जानकारी है तो अच्छी बात है भाई। तो जरा सुन लो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को अभी हाल ही में जो है वो क्या बनाया गया, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। केशवानंद भारतीवाद जो केस था 1973 का मेरे दोस्तों, उसमें 11 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। और उस संवैधानिक पीठ का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो एसएम सीकरी जो कि पूर्व सीजीआई रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ऐसा किया गया था, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। ये आज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसके जवाब में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये सवाल हम पहले ही डिस्कस इस क्लास में कर चुके हैं, जरा बोलो। हाल में भारत ने किस देश के साथ ग्रुड 7 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है, जिसका समापन 12 नवंबर 2022 को है, ये बताइए। भारत ने किस देश के साथ ग्रुड 7 अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका समापन 12 नवंबर को है। और इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है मेरे दोस्तों। कहां पर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। और राजस्थान में भी जोधपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, जोधपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। जापान के अंदर जो है वो मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में हो रहा है। सिर्फ अगर गरुड़ पूछा जाए तो हो सकता है आपका नाम। ओमान की बात की जाए तो अल नगाह अभ्यास जो है, अल नगाह अभ्यास जो है वो दोस्तों, मेरे दोस्तों किसके साथ हुआ था, तो ओमान और भारत के बीच में अल नगाह और ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज जो 6 है, ये दो अभ्यास, ब्रिज 6, ये अभ्यास ओमान के साथ। अल नगाह अभ्यास का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, कहां पर, महाजन फील्ड रेंज जो है, महाजन फील्ड रेंज जो है वो कहां पर है सर, बीकानेर में है। वहां पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन जोधपुर के अंदर ही किया गया था। कहां पर, जोधपुर के अंदर ही आयोजन किया गया था। ये तमाम जानकारियां मैंने आप तक पहुंचा दी है। भारत और फ्रांस के बीच में ग्रुड शक्ति वरुण ग्रुड 7 का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, जोधपुर में किया गया है। अल नगाह अभ्यास जो है वो कहां पर हो रहा है मेरे दोस्तों, अल नगाह अभ्यास का आयोजन जो है वो कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जोधपुर के बीकानेर के अंदर हुआ था। और ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन जोधपुर में हुआ था, राजस्थान में। तो ये फ्रांस के साथ भारत ने इस प्रकार का आयोजन किया। ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब मैं एक बार आपको 5 मिनट में सारे सवाल रिपीट करवा देता हूं, ताकि आपका कुछ भला भी हो जाए। नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में चर्चा में रही है, तो ये गुजरात में स्थित है। और प्रधानमंत्री ने इसका दर्शन करने और यहां पर घूमने आने के लिए आह्वान किया है। इसके बाद में दूसरा सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम है, तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने इस विश्व रिकॉर्ड को बनाया है। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाने की आधारशिला कहां रखी गई, तो उज्जैन में अभी हाल ही में पहली आधारशिला इसकी रखी गई है मेरे दोस्तों। इसके बाद में एक वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो पहले भारतीय क्रिकेटर जो है वो सूर्य कुमार यादव जी बने हैं। इसके बाद में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन पर अपना फैसला दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष जो हैं वो यूयू ललित थे। इसके बाद में अगला सवाल है, देश में 50वें सीजीआई हाल ही में कौन बने हैं, तो DY चंद्रचूड़ जो है वो देश के 50वें सीजीआई के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके बाद में अगला सवाल था मेरे दोस्तों कि यहां पर वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो AK मिश्रा हैं, और GK व्यास राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, और पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो रंगनाथ मिश्र रहे हैं।
इसके बाद में अगला सवाल था, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। राजस्थान में अगर बातचीत की जाए तो डीबी गुप्ता जी हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और आर हरिकुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो जिनको विधि आयोग का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम ऋतुराज अवस्थी जी है। और आपको ध्यान होना चाहिए, इनको अभी हाल ही में विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और केटी शंकरन को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। एसएम सीकरी केशवानंद भारतीवाद 1973 का फैसला देने वाले व्यक्ति थे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रुड 7 युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो भारत और फ्रांस के बीच में ग्रुड 7 युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये तमाम जानकारियां आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी मेरे दोस्तों। अब आप लोग जरा बताइए, क्या इस प्रकार के सवाल और इसके साथ जीके के सवाल भी ऐड करते हुए मैं आपके लिए ये क्लास अगर लगातार रखूं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं? जरूर अपनी राय जो है वो हम तक प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि इसको और ज्यादा अच्छे से क्लास को जो है वो चैनलाइज आप तक किया जाए और आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में आप लोगों की इसमें हेल्प हो सके। इन तमाम बिंदुओं के साथ अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए वापस मिलूंगा। जी हाँ रविंदर जी, जीडी वालों के लिए, सबके लिए, जीडी और दिल्ली पुलिस को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए मैंने यह बातचीत आपसे की है। ठीक है सर जी, ये वन रक्षक में जीके के कुल कितने क्वेश्चन आए थे? तो देख लीजिए 100 में से जो है वो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन तो हर पारी में आपसे करंट जीके के ही पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स के सवाल भी आ रहे हैं, सभी विषयों से जुड़े हुए सवाल उसमें हैं। 100 सवाल जो हैं वो आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए कल वापस मिलते हैं ठीक 9 बजे। राजस्थान की अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।